नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक प्रकरण पर बात करेंगे। जी कोल्हापुर रियासत का भारत में विलय। जी हमारे पास जो जानकारी है वो आर्टिकल 12 पीडीएफ के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जो वीपी मेनन की 1957 की किताब से लिए गए हैं। हाँ, और वीपी मेनन उस समय रियासतों के मंत्रालय में सचिव थे सरदार पटेल के साथ। जी तो उनका नजरिया बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोल्हापुर रियासत आखिर थी क्या, मतलब इसकी अहमियत क्या थी। हाँ, ये कोई मामूली रियासत नहीं थी। हम दक्कन की कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, क्षेत्रफल देखिए, करीब 3200 वर्ग मील, आबादी भी 11 लाख के आसपास, 11 लाख उस समय के हिसाब से तो काफी ज्यादा। और राजस्व लगभग 1.25 करोड़ रुपए सालाना। ये उस जमाने के आंकड़े हैं। तो ये एक बड़ी और साधन संपन्न रियासत थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के शासक की उपाधि छत्रपति महाराज। बिल्कुल। ये उपाधियों ने सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश से जोड़ती थी, राजा राम की पत्नी ताराबाई के जरिए। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, है ना, ये मराठा गौरव का प्रतीक था। सही कहा। और इसी रियासत से शाहू महाराज जैसे शासक भी हुए। हाँ, छत्रपति शाहू महाराज 1874 से 1922 तक। उनकी तो बात ही अलग है, कितने प्रगतिशील विचार थे उनके। जी हाँ, दलितों के लिए आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पढ़ाई में मदद की, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो जाति विरोधी आंदोलन चल रहे थे उनको भी उन्होंने खुलकर समर्थन दिया था। बिल्कुल। उन्होंने कोल्हापुर को एक तरह से सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला बना दिया था। सही। और शायद इसी वजह से, मतलब ये जो पृष्ठभूमि थी, कोल्हापुर का मामला थोड़ा पेचीदा भी हो गया था विलय के समय। हाँ, एक दिलचस्प बात है। देखिए, 1948 तक दक्कन की जो दूसरी रियासतें थीं वो भारत में शामिल होने लगी थी। जी। लेकिन कोल्हापुर को शुरू में इससे अलग रखा गया। अलग रखा दिया, क्यों? वजह ये थी कि मराठा समुदाय, जो कि एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली समुदाय है, वो कोल्हापुर के शासक को सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि अपना एक तरह से आध्यात्मिक प्रमुख भी मानता था। अच्छा, शाहू महाराज की विरासत के कारण शायद। हाँ बिल्कुल, उस विरासत ने इस भावना को और मजबूत किया था। तो जो नई नई भारत सरकार बनी थी वो जाहिर है इतने बड़े समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती थी। हाँ, एकीकरण की प्रक्रिया वैसे ही नाजुक थी। जी, तो वो इस मामले में बहुत सावधानी बरत रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 1 साल में, मतलब 1949 आते आते कोल्हापुर का विलय हो गया। हाँ वो कौन सी वजहें थीं, क्या परिस्थितियां बदलीं, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तराधिकारी के मसले से। ये अक्सर रियासतों में एक बड़ा मुद्दा बन जाता था। कोल्हापुर में क्या हुआ? देखिए, 1940 में महाराजा राजाराम छत्रपति का निधन हो गया और उनका कोई सीधा पुरुष वारिस नहीं था। अच्छा। तो पहले तो एक बहुत छोटे बच्चे को गोद लिया गया, सिर्फ 6 हफ्ते का, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ओह, ये तो दुखद था। जी, इसके बाद मामला और उलझ गया।
फिर 1947 में यानी आज़ादी वाले साल हम्म। देवास सीनियर के महाराजा थे विक्रम सिंह राव पवार, उन्हें गोद लिया गया ओके। और उन्हें नाम दिया गया शाहजी छत्रपति द्वितीय। लेकिन इस गोद लेने पर कोल्हापुर में ही काफी विरोध हुआ। विरोध किस तरह का? मतलब वहां की जनता के कुछ गुट और कुछ जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। जबरदस्त विरोध हुआ। ये सिर्फ भावना का सवाल था या कुछ और भी था? ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रह गई थी, ये लोगों की भावनाओं से, रियासत की पहचान से जुड़ गया था। हाँ, और ये विरोध फिर सड़कों से अदालतों तक भी पहुंच गया। कानूनी चुनौती दी गई इसे। जी हाँ, बाकायदा अदालत में याचिका दायर हुई। अब सोचिए, एक तरफ देश आजाद हो रहा है, रियासतें भारत में मिल रही हैं, और दूसरी तरफ कोल्हापुर में शासक की लेजिटिमेसी पर ही सवाल है। बिल्कुल। तो इस चौतरफा विरोध और कानूनी अनिश्चितता ने जाहिर है महाराजा शाहजी छत्रपति द्वितीय पर बहुत दबाव डाला होगा। हाँ, शायद इसी वजह से उन्होंने विलय की बातचीत तेज की होगी। उन्हें लगा होगा कि यही एक रास्ता है इस अंदरूनी खींचतान से निकलने का। ये संभव है। उन्हें लगा होगा कि विलय से शायद ये अस्थिरता खत्म हो। अच्छा, और इस उत्तराधिकार विवाद पर भारत सरकार का क्या रुख था? उन्होंने दखल दिया? नहीं, सीधे दखल नहीं दिया। सरकार ने एक नीति अपनाई थी। उन्होंने तय किया कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकार के जो भी फैसले लिए थे और जिन्हें मान्यता दी थी, उन्हें बदला नहीं जाएगा। क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? उनका तर्क था कि अगर हर रियासत के पुराने फैसलों को अब पलटने लगे तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच सकती है, खासकर उस नाजुक दौर में। हाँ, स्थिरता जरूरी थी। जी, तो उन्होंने शाहजी छत्रपति द्वितीय को गद्दी को मान्यता दे दी, भले ही स्थानीय स्तर पर विरोध जारी था। सरकार ने स्थिरता को प्राथमिकता दी। तो एक तरफ ये अंदरूनी खींचतान चल रही थी, लेकिन फिर बाहर के हालात भी बिगड़े, जिसने कोल्हापुर को और मुश्किल में डाल दिया। हाँ, जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या। उसने तो पूरे देश को हिला दिया था। बिल्कुल, और इसकी प्रतिक्रिया कोल्हापुर में बहुत हिंसक हुई। हिंसक? हाँ, मतलब दंगे हुए? हाँ, भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में। गांधी जी की हत्या के बाद कुछ मराठा गुटों ने ब्राह्मण और बनिया समुदायों को निशाना बनाया। उनके घरों पर, दुकानों पर हमले हुए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। स्थिति बहुत बेकाबू हो गई थी। ये सिर्फ गांधी जी की हत्या की प्रतिक्रिया थी या इसमें कुछ पुराने तनाव भी शामिल थे, जैसे शाहू महाराज के समय के सामाजिक सुधारों वाले? ये बिल्कुल संभव है। कह सकते हैं कि वो पुराने तनाव भी इस उथल-पुथल में सतह पर आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि महाराजा को भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक कैप्टन नंजप्पा, उनको स्वीकार करना पड़ा। प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर? जी हाँ, ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके। ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब अब रियासत के अंदरूनी मामलों में केंद्र का सीधा दखल। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से विलय की दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। कैसे? प्रशासक की नियुक्ति ने यह साफ कर दिया कि अब कोल्हापुर अपने दम पर शासन चलाने में, कह सकते हैं, सक्षम नहीं माना जा रहा। हाँ, इससे महाराजा की स्थिति कमजोर हुई होगी। निश्चित रूप से। और भारत सरकार को विलय के लिए दबाव बनाने का एक और कारण मिल गया। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, ये विलय की प्रक्रिया को तेज करने वाला एक ट्रिगर बन गया। तो सामाजिक और राजनैतिक दबाव तो था ही, लेकिन क्या पैसों की भी तंगी थी? वित्तीय हालत कैसी थी रियासत की? ये तीसरा बड़ा कारण था। भारत सरकार ने कोल्हापुर के फाइनेंस की एक जांच करवाई। अच्छा, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन? जी, और उस जांच में रियासत की जो खस्ता माली हालत थी वो खुलकर सामने आ गई। पता चला कि रियासत बहुत गंभीर आर्थिक संकट में है। कितना गंभीर? इतना कि रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो रहा था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारत सरकार को कोल्हापुर को कर्ज देना पड़ा ताकि वो अपने जरूरी खर्चे पूरे कर सके। कर्ज देना पड़ा मतलब रियासत आर्थिक रूप से भी अब केंद्र पर निर्भर हो गई थी। बिल्कुल, और ये बात विलय के पक्ष में एक और मजबूत तर्क बन गई। हाँ, ज़ाहिर है, जब आप न अपनी कानून व्यवस्था संभाल पा रहे हैं, ना शासन चला पा रहे हैं और ना ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, तो फिर स्वतंत्र अस्तित्व का क्या मतलब रह जाता है ना? ये वित्तीय निर्भरता भी विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में एक अहम कारण बनी। इसने महाराजा की जो मोल भाव करने की शक्ति थी उसे और कम कर दिया। अच्छा, ये सब तो चल रहा था, उत्तराधिकार का झगड़ा, दंगे, प्रशासक की नियुक्ति, पैसे की कमी। क्या इस बीच जनता की राय जानने की कोई बात हुई, जैसे कोई रेफरेंडम या जनमत संग्रह? हाँ, ये मांग उठी थी। कोल्हापुर में कुछ गुट थे, शायद वो जो विलय के पक्ष में नहीं थे या इस प्रक्रिया से खुश नहीं थे, उन्होंने मांग की कि जनमत संग्रह कराया जाए।
ताकि फैसला जनता की मर्जी से हो। जी, लेकिन जो तत्कालीन राज्य मंत्रालय था, मतलब सरदार पटेल और वीपी मेनन, उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? लोकतंत्र में तो जनता की राय जरूरी होती है। मंत्रालय का तर्क था कि उस समय का जो माहौल था वो जनमत संग्रह के लिए ठीक नहीं था। दंगों की वजह से? हाँ, गांधी जी की हत्या के बाद जो दंगे हुए थे उससे सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ गया था। मंत्रालय को डर था कि अगर जनमत संग्रह हुआ तो ये तनाव और भड़क सकता है, स्थिति और बिगड़ सकती थी। जी। उनका मानना था कि रियासतों का विलय एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे शासक की स्वतंत्र और इच्छुक सहमति के आधार पर ही होना चाहिए। स्वतंत्र और इच्छुक सहमति, फ्री एंड विलिंग कंसेंट, ये शब्द सुनने में तो सही लगते हैं, लेकिन क्या सिर्फ माहौल का डर था या सरकार को ये भी लग रहा था कि शायद जनमत संग्रह का नतीजा विलय के खिलाफ आ जाए? खासकर कोल्हापुर की जो विशेष स्थिति थी, मराठा भावनाएं थीं, ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन यह संभव है कि मंत्रालय ने ये भी सोचा हो। उनका मुख्य जोर शासक की सहमति पर था, क्योंकि कानूनी तौर पर अधिकार उसी के पास था। हाँ, जनमत संग्रह से प्रक्रिया लंबी खिंच सकती थी और नतीजे भी अनिश्चित हो सकते थे। उस वक्त सरकार की प्राथमिकता थी तेजी से एकीकरण, इसलिए उन्होंने कानूनी रास्ते को ही चुना। भले ही स्वतंत्र और इच्छुक सहमति की परिभाषा पर सवाल उठ सकते हैं, खासकर जब हालात इतने दबाव वाले हों। तो अब माहौल पूरी तरह बन चुका था। अंदरूनी झगड़े, बाहरी दबाव, पैसे की कमी। अब बारी आई सीधी बातचीत की, विलय की शर्तों की। इसमें प्रिवी पर्स का मुद्दा तो जरूर उठा होगा। हाँ, बिल्कुल। विलय की शर्तों पर बात करने के लिए महाराजा शाहजी छत्रपति द्वितीय दिल्ली आए। वीपी मेनन से मिले होंगे। हाँ, मेनन ने अपने लेख में लिखा है कि बातचीत काफी अच्छे माहौल में हुई, कई दौर की बातचीत चली और आखिर में कोल्हापुर के महाराजा के लिए 10 लाख रुपए सालाना का प्रिव्यू पर्स तय किया गया। 10 लाख उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, काफी बड़ी रकम थी। क्या ये कोल्हापुर की खास हैसियत, छत्रपति उपाधि, इन सबको देखकर तय की गई थी? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही लगता है। ये राशि तय करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता था, ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला। इसमें रियासत का राजस्व, प्रतिष्ठा, शासक का दर्जा, ये सब देखा जाता था। तो क्या कोल्हापुर को दूसरी रियासतों से ज्यादा मिला? हाँ, अगर तुलना करें तो कोल्हापुर का प्रिवी पर्स कई दूसरी बड़ी रियासतों से भी ज्यादा था। ये शायद उनकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा, छत्रपति उपाधि का वजन और मराठा समुदाय में उनके स्थान को देखते हुए ही तय किया गया होगा। सरकार एक सम्मानजनक समझौता चाहती थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। अभी हमने बात की कि रियासत की माली हालत बहुत खराब थी, सरकार को कर्ज देना पड़ रहा था। जी। तो फिर इतना बड़ा प्रिवी पर्स कैसे मंजूर हुआ? क्या रियासत इसे दे सकती थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, प्रिवी पर्स की राशि तो तय हो गई, 10 लाख, लेकिन कोल्हापुर का जो वित्तीय संकट था वो तो बना ही हुआ था। हाँ। इसलिए इस पूरे मामले को आगे एक कमेटी को भेज दिया गया, भारतीय राज्य वित्तीय जांच समिति। अच्छा, मतलब तय तो हो गया, पर मिलेगा कैसे और कहां से ये बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब था कि सैद्धांतिक रूप से भत्ता तो तय था, लेकिन असल में उसे कैसे दिया जाएगा ये आगे जांच पर निर्भर था। ये दिखाता है कि विलय की बातचीत में प्रतिष्ठा और असलियत के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम था। तो इन सब घटनाओं के बाद उत्तराधिकार विवाद, बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रशासक की नियुक्ति, वित्तीय संकट और फिर प्रिवी पर्स पर सहमति, अब विलय का रास्ता साफ हो गया। जी बिल्कुल। फरवरी 1949 में महाराजा शाहजी छत्रपति द्वितीय ने औपचारिक रूप से विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए। मर्जर अग्रीमेंट पर साइन हो गया। हाँ, और इन हस्ताक्षरों के साथ ही कोल्हापुर रियासत का जो सदियों पुराना स्वतंत्र अस्तित्व था वो समाप्त हो गया और वो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। और फिर प्रशासन का हस्तांतरण कब हुआ, मतलब हैंडओवर? हस्ताक्षर होने के कुछ ही हफ्तों बाद 1 मार्च 1949 को बॉम्बे सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोल्हापुर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए कोई समारोह वगैरह हुआ? जी हाँ, कोल्हापुर में एक समारोह आयोजित किया गया था। उसमें बॉम्बे प्रांत के जो उस समय प्रमुख थे बीजी खेर, वो मौजूद थे और केंद्र सरकार की तरफ से वीपी मेनन ने औपचारिक रूप से प्रशासन का नियंत्रण बॉम्बे सरकार को सौंपा। एक ऐतिहासिक पल रहा होगा वो। निश्चित रूप से। उस विलय समझौते में क्या लिखा था? मतलब क्या ये साफ था कि महाराजा अपने सारे अधिकार छोड़ रहे हैं? हाँ, समझौता इस मामले में बहुत स्पष्ट था। उसमें साफ लिखा था कि महाराजा कोल्हापुर के शासन से जुड़े अपने सारे अधिकार, संपूर्ण और अनन्य अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां, ये सब भारत डोमिनियन को सौंप रहे हैं। और कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया
कोल्हापुर और संघ दोनों के सर्वोत्तम हित में। ये भाषा उस समय के लगभग सभी विलय समझौतों में इस्तेमाल हो रही थी ताकि कानूनी आधार मजबूत रहे और कोई अस्पष्टता न रहे। जी। और इस तरह कोल्हापुर रियासत, जो कभी इतनी शक्तिशाली और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी, पहले बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बनी। हाँ, और बाद में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो ये इलाका आधुनिक महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर जिले के रूप में शामिल हो गया। वाकई एक युग का अंत हुआ और एक नए अध्याय की शुरुआत। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो कोल्हापुर के विलय के पीछे कई वजहें थीं, कई परतें थीं। जी। एक तो महाराजा राजाराम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का वो उलझावा विवाद, जिसने अंदरूनी कलह पैदा की और शासक की स्थिति कमजोर की। फिर गांधी जी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था का वो भयानक रूप से बिगड़ना, जिसने केंद्र सरकार के सीधे दखल को न्योता दिया, प्रशासक की नियुक्ति हुई। आखिर में दिल्ली में हुई वो बातचीत जिसमें प्रिवी पर्स जैसी शर्तों पर सहमति बनी और विलय पर अंतिम मोहर लग गई। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही जटिल और नाजुक प्रक्रिया थी। इसमें शाही मान मर्यादा थी, सदियों पुरानी परंपराएं थीं, मराठा समुदाय की गहरी भावनाएं जुड़ी थी, और दूसरी तरफ रियासत को एक स्थिर प्रशासन देने की जरूरत थी। और इन सबसे ऊपर एक मजबूत एकीकृत भारत बनाने की जो राष्ट्रीय इच्छा थी वो थी। इन सबके बीच संतुलन साधना था। हाँ, इसमें अलग अलग तरह के दबाव थे, कुछ मजबूरियां थीं और कुछ सोच समझकर लिए गए फैसले थे। जी, इन सबके मिलने से ही ये विलय मुमकिन हुआ। और जैसा कि दस्तावेज कहता है, महाराजा की स्वतंत्र और इच्छुक सहमति को कानूनी आधार माना गया। भले ही परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना रही हों। हाँ, भले ही उस वक्त हालात बहुत दबाव वाले थे, ये उस दौर की एक झलक देता है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। स्रोत बार बार महाराजा की स्वतंत्र और इच्छुक सहमति पर जोर देता है, जो विलय का कानूनी आधार था। लेकिन हमने देखा कि रियासत किन मुश्किलों से घिरी थी। उत्तराधिकार विवाद, दंगे, प्रशासक की नियुक्ति, खाली खजाना। हाँ, हालात बहुत विषम थे। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि इन मुश्किल परिस्थितियों ने भले ही सीधे तौर पर ना सही, पर महाराजा की सहमति देने की स्वतंत्रता पर कितना असर डाला होगा? क्या उस माहौल में दी गई इच्छुक सहमति सचमुच हर तरह के दबाव से पूरी तरह आजाद मानी जा सकती है? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इतिहास में रुचि रखने वाले लोग यकीनन और ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं।